क्रोमेटोग्राफी। लास्ट 2-3 सालों से क्रोमेटोग्राफी के ऊपर एक आधे सवाल तो जरूर आते हैं, तो एक बार इसे देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफी है क्या। ध्यान रखना, एनसीईआरटी ने सिर्फ 3 टाइप्स के उन्होंने क्रोमेटोग्राफी बता रखी है, लेकिन एक्चुअल क्रोमेटोग्राफी 10 से भी ज़्यादा टाइप्स की होती है। ये एक सेपरेशन टेक्निक है। ये एक सेपरेशन ट्रिक है जनरली उन कंपाउंड्स के लिए जो कलर्ड होते हैं, फॉर कलर्ड कंपाउंड्स। यूज कहां पे करते हैं, ये सेपरेट करने के तरीके हैं, मगर यूज कहां पे करते हैं? तो जो पॉल्यूटेंट वगैरह है उन्हें सेपरेट करने में यूज करते हैं, मेडिसिन के कंपोनेंट सेपरेट करने में करते हैं, डाइज के अंदर करते हैं, यानी कि और क्राइम के अंदर भी करते हैं, फॉरेंसिक साइंस के अंदर भी यूज करते हैं। यानी हर वो चीज़ जो अपनी लाइफ, आज की लाइफ में अपनी लाइफ को टच करती है, हर उस जगह पे हम इसे यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे एसेंशियली एक स्टेशनरी फेज होता है और एसेंशियली एक मोबाइल फेज होता है। एसेंशियली यहां पे 2 फेज होते हैं, स्टेशनरी फेज, पार्टिकल खेल। इस पार्टिकल के इंटरेक्शन हो सकते हैं स्टेशनरी फेज के साथ, इसके इंटरेक्शन हो सकते हैं मोबाइल फेज के साथ। बेसिकली इसके इंटरेक्शन मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस मोबाइल फेज के साथ जो इसके इंटरेक्शन है उसके बेसिस पे हम इन चीज़ों को डिफाइन करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि मोबाइल फेज के साथ है और स्टेशनरी फेज के साथ नहीं है। एनसीईआरटी ने इसे दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। एक तो एडजॉर्प्शन टेक्निक के ऊपर, तो एडजॉर्प्शन टेक्निक में स्टेशनरी फेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एडजॉर्प्शन टेक्निक के अंदर जहाँ भी एडजॉर्प्शन के कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं वहाँ स्टेशनरी फेज की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो अगर तुम इसको देखो कि भाई हमने इसे डिफाइन कैसे करना है, हमने इसे क्लासीफाई कैसे करना है, तो ये क्रोमेटोग्राफी काफ़ी सारे बेसिस के ऊपर में क्लासीफाई करे जा सकते हैं। एक तो जो मोड ऑफ एक्शन है, दूसरी जो ज्योमेट्री है, यानी कि कॉलम, लीनियर, पेपर। इसके अलावा ये जो फिजिकल स्टेट है उनके ऊपर भी हो सकते हैं। फिजिकल स्टेट के ऊपर भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे गैस लिक्विड, गैस सॉलिड, और आगे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जनरली क्या है, ये जो स्टेशनरी फेज है, जनरली ये स्टेशनरी फेज सॉलिड हो सकते हैं या लिक्विड हो सकते हैं जनरली, और ये मोबाइल फेज जनरली गैस हो सकते हैं या लिक्विड हो सकते हैं। हम उन कौन से पैरामीटर्स को यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी के अंदर? तो जिन पैरामीटर्स को हम यूज करते हैं वो है पोलैरिटी या फिर एडजॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन या पोलैरिटी को यूज करते, पोलैरिटी या एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को यूज करते क्रोमेटोग्राफिक की बेसिक टेक्निक, बेसिक प्रिंसिपल की तरह। मतलब वो बेसिक टूल्स है, वो बेसिक क्वालिटी है जिसके बेसिस पे क्रोमेटोग्राफी को बेस करा गया है। अब ये जिस चीज के ऊपर बेस्ड है वो है एडजॉर्बेंट, स्टेशनरी फेज के ऊपर एडजॉर्बेंट। यहाँ पे स्टेशनरी फेज, ये अपना स्टेशनरी फेज है, ये अपना स्टेशनरी फेज है, और ये वो कंपोनेंट ले रखे ए, बी और सी, और यहाँ पे हमने सॉल्वेंट ले रखे। पहले ए, बी और सी से डिफ्रेंशिएट होता है। यहाँ पे सिर्फ एक कलर बैंड है, यहाँ पे 2 डिफरेंट कलर बैंड्स है। तो पहले ये ए सेपरेट होते हैं बी और सी से, और लास्ट में ये तीनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो जहाँ स्टार्ट के अंदर हमें सिर्फ एक कलर बैंड मिल रहा था, रिएक्शन के लास्ट में हमारे पास 3 डिफरेंट कलर बैंड्स हो सकते हैं। और ये स्टॉपर ओपन करके बड़े आसानी से तुम पहले इसे बाहर निकालोगे, फिर ये बेकार से लिक्विड है, मतलब ये तुम्हारे काम की नहीं, फिर उसके बाद ये लिक्विड आती है, और फिर बिना काम के लिक्विड, और फिर लास्ट में ए आता है। लेकिन अगर यहाँ पे एडजॉर्बेंट जो हमने ले रखा है स्टेशनरी फेज, अगर वो पोरस है या फिर वो ठीक से वो काम नहीं कर रहा, तो ये जो कॉलम्स के बीच में जो गैप है, ये गैप तुम्हें नहीं दिखना, वो एक के बाद एक आ जानी है। और यहाँ पे सेपरेशन थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे सपोज तुमने यहाँ पे 50 ड्रॉप्स निकाले और फिर बीच में 15-20 ऐसे ड्रॉप्स है जो ए, बी, सी के पार्ट नहीं है, उसके बाद वापस बी स्टार्ट होते। तो ठीक है, यहाँ पे सेपरेट करा, कॉलम बाहर निकाली
और फिर तुम थोड़ा वेट करके तुम्हें बी मिल जाना है। लेकिन अगर इनके बीच में कोई गैप ना हो तो एक ऐसा स्टेज आ सकता है जहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़े से सी भी हो और थोड़े बी भी हो। ऐसा भी हो सकता है थोड़े बी हो और थोड़े ए हो। तो वो तब होता है जब स्टेशनरी फेज प्रॉपरली काम ना कर पाए। इसे तुम ऐसे समझ लो कि सपोज ये नदी के अंदर, ये नदी है और इस नदी के अंदर एक शिप है। मेरी ड्राइंग बहुत बढ़िया नहीं है, ठीक है जी। अब ये शिप जा रही है इस नदी के अंदर, ये स्टेशनरी फेज है, जो नदी का पानी है वो स्टेशनरी फेज है। और ये जो शिप है इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो ये नॉन पोलर पार्ट, लेट इट बी, और दूसरा ये पोलर पार्ट। अब ये देखते हैं कि नीचे कौन सा पार्ट आ सकता है। तो जैसे वो शिप के नीचे वो एंकर होते ना, एंकर लगे होते, और यहां पे वो ऐसे कपड़े लगे होते, पाल कहते उसे। अगर शिप के एंकर डाल रखी है तो शिप की आगे जाने की स्पीड कम होगी, और दूसरे केस में हमने शिप ये एंकर ऊपर कर रखी है और पाल में हवा भर रखी है, तो शिप के आगे जाने की टेंडेंसी ज़्यादा फास्ट होगी। तो यहाँ पे ऐसा ही है, ये जो नीचे है इसकी जो मोबिलिटी है ये ज़्यादा है, इसकी मोबिलिटी कम है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे स्टेशनरी फेज और इसके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, यहाँ पे इनके बीच में इंटरेक्शन काफ़ी वीक है। तो ये बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ये सेपरेशन इस तरीके से हो सकती है। तो वैसे ऐसे समझ लो कि ये तो अपना मोबाइल, ये तो अपने स्टेशनरी फेज है जो हमने यहाँ पे ले रखा है, और ये वो कंपोनेंट है जिसके सपोज ABC ले रखा है। अब ABC को हमने ज़्यादा क्लासीफाई इसलिए करा, ज़्यादा उसे डिफ्रेंशिएट इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है इनके अंदर एक नॉन पोलर पार्ट हो और इनके अंदर एक पोलर पार्ट हो। अगर मोबाइल नॉन पोलर पार्ट है तो नॉन पोलर नीचे होना है, और अगर मोबाइल पोलर पार्ट है तो नॉन पोलर ऊपर होना है। ठीक है भाई, पोलर डिजॉल्व्स पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व्स नॉन पोलर। तो ये इस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमने सॉल्यूशन कौन सी ले रखी है, सॉल्वेंट कौन सी ले रखी है। अगर नॉन पोलर ले रखी है तो उसके अंदर नॉन पोलर, अगर ABC के अंदर कोई नॉन पोलर है वो उसके अंदर आसानी से डिजॉल्व हो सकते हैं और वो नीचे पहले आ सकते हैं। इसके अपोजिट भी अगर हमने नॉन पोलर ले रखी है और उसके अंदर पोलर कंपोनेंट्स है, अगर हमने नॉन पोलर ले रखी है और उसके अंदर पोलर